नमस्कार। एक बार फिर इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से जो हमें वर्ष 2024-25 में दी गई है, तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना के अभ्यास को करेंगे। अध्याय 3 में संख्याओं के साथ खेलना। तो हम संख्याओं के साथ किस प्रकार का खेल खेलेंगे, तो सभी विद्यार्थी इसमें जो दिया गया है इसको देखें और इसको एक एक करके इसको पढ़ें और समझने का प्रयास करें। अब नीचे एक सारणी दी गई है जिसमें संख्याओं के गुणनखंड एवं गुणनखंडों की संख्या लिखी है। यहाँ पर क्रम से संख्याएं दी गई हैं और गुणनखंड दिए गए हैं और गुणनखंडों की संख्या है। जैसे संख्या 1 का गुणनखंड 1, तो गुणनखंडों की संख्या 1। अब संख्या 2 के जो गुणनखंड होंगे 1 और 2, तो यहाँ पर कितने अंक हो गए 1 और 2, तो यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या 2। 3 के भी गुणनखंड 1, 3, तो गुणनखंडों की संख्या 2। अब 4 के जो गुणनखंड होंगे 1, 2 और 4, तो इसकी कितनी संख्या हुई 3, तो यहाँ गुणनखंडों की जो संख्या हुई 3। इस प्रकार से यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं के गुणनखंडों को निकाला है और उन गुणनखंडों की यहाँ पर संख्या दी गई है कि इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है। तो अब हम एक उदाहरण देखते हैं कि 12 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो 12 को विभिन्न प्रकार से दो संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। 12 बराबर 1 गुणा 12, 12 एकम 12, 2 छक्के 12, 3 चौके 12। तो इन गुणनफल से स्पष्ट है कि 1, 2, 3 और 4, 6, 12 संख्या 12 को पूरा विभाजित करती हैं। अर्थात 1, 2, 3, 4, 6 एवं 12 संख्या 12 के विभाजक हैं। यह सभी संख्याएं संख्या 12 के गुणनखंड कहलाते हैं। अतः 12 के गुणनखंड क्या होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 12। अब हमें निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखना है। तो यहाँ पर हमने 48 के गुणनखंडों को लिखा। अब हम गुणनखंड वास्तव में लिखते कैसे हैं, तो अभी हमने ऊपर आपको बताया कि इस प्रकार से हम गुणनखंड लिखते हैं। लेकिन अगर हमें इस प्रकार से ना लिखना हो तो इसके लिए सबसे अच्छी एक ट्रिक है। जैसे यहाँ पर हमें 48 के गुणनखंड लिखना है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आपने 48 के गुणनखंड लिखना है। हमें पता है कि 1 सबका गुणनखंड होता है, तो हमने 1 लिख लिया और 1 में जब गुणा हम 48 का करेंगे तब जाके 48 एकम 48 आएगा। इसके बाद अब ये 2 से भी विभाजित होगा, तो हमने यहाँ पर 2 लिखा। अब 2 में कितने का गुणा कर दें कि 48 आ जाए, तो 2 का यदि हम इसमें भाग देते हैं तो 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24। इसका अर्थ है कि 24 दूनी 48 होता है, तो हमने 24 यहाँ लिख दिया। इसके बाद अब कितने से जाएगा 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 से भी विभाजित होगा। तो अब कितने में गुणा कर दें 3 का कि 48 हो जाए, तो 12 चौक 48 वो। अब 3 यदि ये आ गया है तो कितने का भाग देंगे 16 3 48, तो ये 16 आ गया। इसके बाद अब 4 से भी भाग चला जाएगा, तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 12 चौक 48, ये भी हो गया। इसके बाद अब कितने से चला जाएगा 6 से चला जाएगा, तो कितने आएंगे 6 8 48, तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। इस तरह से हमने इन सभी गुणनखंडों को लिख लिया। तो ये सबसे अच्छी और महत्वपूर्ण ट्रिक है। इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखेंगे कि जो गुणनखंड लिखे गए हैं 1 2 3 4
6, 8, 12, 16, 24 और 48 वही आपने यहाँ पर करके भी देख लिया है कि किस तरह से हमें किसी भी गुणनखंडों को हम किसी भी संख्या के लिख सकते हैं। और यहाँ पर 20 के भी गुणनखंड दिए हैं, तो 20 के भी एक बार आप देख लें कि 20 के गुणनखंड हम कैसे लिखेंगे। तो आप 20 में लिखेंगे कि इसका 1 आएगा। अब 1 में हम कितने का गुणा कर दें कि 20 हो जाए, तो हमें 20 का ही करना पड़ेगा। इसके बाद ये 2 से विभाजित होगा, तो 10 दूनी 20, तो हम 10 यहाँ लिख देंगे, 10 दूनी 20 हो जाएगा। इसके बाद फिर भाग किसका जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का जाएगा, 4, तो 4 पंचे 20। अब 4 भी हो गया, 5 हो गया, अब सभी हो गए, तो 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो यहाँ हम देखते हैं 1, 2, 4, 5, 10, 20। तो किसी भी संख्या के यदि हमें गुणनखंड ज्ञात करना है तो हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे उदाहरण 2 में 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब हमें 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त, यहाँ पर 6 के गुणज लिखे हैं, 9 के गुणज लिखे हुए हैं। अब इन्होंने कहा सार्व गुणज। सार्व कहलाता है जो सभी के पास हो। गुणज तो दोनों के लिखे हैं, लेकिन सार्व माने उभयनिष्ठ, यानी वे गुणज जो दोनों संख्याओं के गुणजों में उभयनिष्ठ हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने 18 लिखा है, तो देखो 18 यहाँ है और 18 यहाँ है। इसके बाद 36 लिखा है, तो 36 यहाँ है और 36 यहाँ है। फिर 54 लिखा है, तो 54 यहाँ है और 54 यहाँ है। शेष संख्याएं दो में, जैसे यहाँ 6 है तो यहाँ पर 6 नहीं है, तो ये आपका सार्व गुणनखंड नहीं होगा। सार्व गुणनखंड वे गुणनखंड होंगे जो हमें दोनों में मिलेंगे। अब इसके बाद सार्व गुणज 18, 36, 54 में सबसे छोटा सार्व गुणज 18 है, सबसे छोटा। तो हम बता देंगे कि 6 और 9 का लघुत्तम समापवर्त 18 है। तो इस प्रकार से भी हम दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त को ज्ञात कर सकते हैं। तो कहलाता है कि लघुत्तम समापवर्त बराबर सबसे छोटा सार्व गुणज। ये आपका एक महत्वपूर्ण सूत्र है। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र हो गया लघुत्तम समापवर्त बराबर सबसे छोटा सार्व गुणज। ये आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद 12, 16, 18 के लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके भी लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना। अभी हमने दो संख्याओं को देखा, अब 3 में देखते हैं। तो सबसे पहले हमने 12 के गुणज लिखे, 12 दूनी 24, 12 ती 36, 12 चौक 48, 12 पंच 60, 12 छंग 72, 12 7 84, 12 अट्ठे 96 और 108। इस तरह से हमने 12 के गुणज लिख लिए। इसके बाद 16 के गुणज लिख लिए और 18 के गुणज लिख लिए। गुणज यानी पहाड़ा। अब हमें इसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है। तो लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए हमें सार्व गुणज चाहिए। तो सार्व गुणज, अब सार्व गुणज क्या है? हमने इन सभी संख्याओं को अंक से गौर से देखा, तो इसमें हमें 144 संख्या जो कि तीनों में आ रही है, तो यह इसका सार्व गुणज होगा। और यही अतः 12, 16 और 18 का लघुत्तम समापवर्त 144 है। क्योंकि इसमें केवल एक ही गुणनखंड आया है, इसलिए वही सार्व गुणज है और वही सबसे छोटा सार्व गुणज है। तो इसका लघुत्तम समापवर्त 144 होगा। अब उदाहरण 3 में अभाज्य गुणनखंड द्वारा 18 और 24 का महत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। तो अब हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के द्वारा 18 और 24 का। तो हम देख रहे हैं कि 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक, तो सबसे पहले 18 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए और 24 के अभाज्य गुणनखंड किए। अब हम इसके हमने गुणनखंड 18 के गुणनखंडों को लिखा, 24 के गुणनखंडों को लिखा। अब हम इनका सार्व निकालते हैं। तो सार्व निकालने में आप देख रहे हैं कि ये दोनों में आ रहे हैं। अब यहाँ 2 है तो यहाँ नहीं है,
और ये आपका 3 दोनों में आ रहा है। इसका मतलब है 1 2 और 1 3 ये आपके दोनों में आ रहे हैं। तो कहा जाएगा कि सार्व अभाज्य गुणनखंड 2 एवं 3। तो महत्तम समापवर्तक क्या होगा? सार्व गुणनखंड का गुणनफल। यानी ये महत्तम समापवर्तक का सूत्र हमें मिल गया कि महत्तम समापवर्तक होता है सार्व गुणनखंड के गुणनफल, सार्व गुणनखंड का गुणनफल। तो महत्तम समापवर्तक 2 गुणा 3 बराबर हो गया 6। तो 18 और 24 का महत्तम समापवर्तक 6 होगा। अब आगे हमें 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 16 और 28 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड हमने दोनों के लिख लिए। अब हम सार्व गुणनखंड निकालेंगे। तो सार्व में ये आपका आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है। इसके बाद अब हमें सार्व नहीं मिल रहे हैं तो हम बता देंगे कि सार्व अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 अर्थात महत्तम समापवर्तक बराबर 2 दूनी 4। तो 16 और 28 का महत्तम समापवर्तक 4 होगा, जो कि हमने अभाज्य गुणनखंड की विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात किया। इस तरह से अब नीचे जो हमें प्रश्न दिए गए हैं, अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित में से संपूर्ण संख्या है। तो आप देखिए कि संपूर्ण संख्या क्या होती है। जैसे इसमें जो संपूर्ण संख्या है वो आपका 6 है। तो आप कहेंगे कि 6 कैसे है? तो आप देखें कि जो संपूर्ण संख्या होती है, जैसे 6 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए तो 6 का 1 आएगा और 6 आएगा। और इसके बाद अब इसके जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, जैसे हमने 6 के अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 तिहाई 6 और 3 और 1, 1 2 3। अब देखो 6 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड लिखे 1 2 और 3। तो ये गुणनखंड ऐसे होते हैं कि यदि हम इनको जोड़ते हैं 1 2 3 और 3 और 3 6, तो जोड़ने पर 6 आ जाए, और यदि हम इन तीनों का गुणा कर दें तो भी जो है 6 ही आ जाए। अगर इस तरह से जोड़ने और गुणा करने में अगर समान संख्या आ रही है तो वह कहलाती है संपूर्ण संख्या। क्या कहलाती है? वो कहलाती है संपूर्ण संख्या। तो इन 4 संख्याओं में संपूर्ण संख्या 6 है, जिसके अभाज्य गुणनखंड करने पर जोड़ने और गुणा करने में वही समान संख्या आती है। अब हम 36 के गुणनखंडों की संख्या बताएंगे। तो 36 के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे? तो देखो 36 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो एक बार हम करके देख लेते हैं। 36 के यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 1 होगा और 36 होगा। इसके बाद 2 आएगा तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16, यानी 18 दूनी 36। फिर 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा 12 × 36, और 4 से कटेगा 4 नाम 36, और 6 छंग 36 6। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितने गुणनखंड हो गए? यहाँ पर हमें 36 के गुणनखंडों की संख्या 9 होगी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा और हम डी को भर देंगे। अगला तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो हम जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये सबसे छोटी है और अभाज्य है। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं कहलाती हैं जिन संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते, अर्थात 1 और स्वयं वही संख्या, क्योंकि 1 तो सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। अब आगे प्रश्न दिया है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में उपस्थित सभी विद्यार्थियों को 5-5 टॉफियां बांटता है। बताइए शिक्षक के पास कुल टॉफियों की संख्या का इकाई अंक
निम्नलिखित में से क्या हो सकता है यदि वितरण के बाद उसके पास कोई टॉफी शेष ना बचे। अब देखो यहाँ पर आप समझेंगे कि अगर वह प्रत्येक विद्यार्थी को 5-5 टॉफी बांटता है, अगर एक बार बांटता है तो 5 आएगा, अगर 2 बार बांटता है तो 10 आएगा, अगर 3 बार बांटता है तो 15 आएगा, अगर 4 बार बांटता है तो 20 टॉफियाँ प्रत्येक बच्चे को देगा। तो आप देखेंगे कि इनकी इकाई में क्या आ रहा है 0, 5, 0, 5। तो अगर वह बांटता है तो उसकी इकाई में या तो 5 आना चाहिए या 0 आना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि ऑप्शन में 5 तो दिया नहीं है, 0 दिया है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि एक कॉलोनी में कुल 20 मकान हैं। इन मकानों पर 1 से 20 तक नंबर अंकित हैं। उन मकानों की संख्या बताइए जिन पर संख्या 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हों। तो आप देखते हैं कि 18 तो पहले हम क्या करेंगे 18 के गुणनखंड कर लेंगे। तो आप 18 की जब गुणनखंड करेंगे तो आप देखते हैं कि 1 होगा और 18 होगा, फिर 2 नाम 18, फिर 3 छंग 18, तो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस तरह से कितने अंक हुए 6, यानी ये 6 जो है आपको मकान की संख्या बताएगा जो 1 से 20 तक के नंबर अंकित हैं। यहाँ पर इन नंबरों में वह मकान नंबर की जो संख्या होगी वह 6 होगी जिसके 18 के गुणनखंड वाले नंबर अंकित हैं। तो इसमें से वह 6 आता है जो कि मकान की संख्या होगी। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो हम लिखेंगे संख्या 7 के प्रथम 5 गुणज बराबर 7, 14, 21, 28 और 35 गुणज कहलाते हैं उसके गुणक। गुणक अर्थात उसका पहाड़ा। तो 7 दूनी 14, 7 तीन 21, 7 चौके 28 और 7 पना 35। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक दूध वाला 2 घरों में क्रमशः 1 सही 1/2 लीटर एवं 2 सही 1/2 लीटर दूध देता है। बताइए वह बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करे कि दोनों घरों में एक ही मापक बर्तन से दूध माप कर दे सके। तो यहाँ पर हमें सही बटे में जो संख्याएं दी गई हैं 1 सही 1/2, तो इसको सरल किया 2 एकम 2 और 1 प्लस किया बटे 2, तो ये हो गया 2 एकम 2 प्लस 1 3/2 तथा 2 सही 1/2 को हल किया तो 2 दूनी 4 और प्लस 1 यानी 5/2। तो अब आप देखेंगे कि 3/2 और 5/2 जो हमारी संख्याएं भिन्न में आई हैं इनमें हम 3 और 5 का करते हैं महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम जो होता है वह दोनों का उभयनिष्ठ होता है। तो 3 के गुणनखंड 1 3 होंगे और 5 के गुणनखंड 1 5 होंगे, तो उभयनिष्ठ तो 1 हुआ। तो इन दोनों का महत्तम समापवर्तक 1 है तथा 2 और 2 का लघुत्तम समापवर्तक 2 है। तो वह अतः बड़े से बड़े 1/2 लीटर का उपयोग करेंगे। बड़े से बड़े किस माप का प्रयोग करें कि दोनों घरों में एक ही बर्तन से दूध माप सकें। तो हमें बड़े से बड़े आधे लीटर का हमें उपयोग करना होगा जिससे हम दूध माप सकते हैं। इस प्रकार से हमने 7वें प्रश्न को हल किया। अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। 24 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। तो देखो 24 को हम कैसे लिखते हैं 1 गुणा 24, 24 एकम 24, 12 दूनी 24, 8 ती 24। तो 24 4 छंग 24,
तो इस प्रकार 24 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3, 4 और 6, 8, 12, 24 ये आपके गुणनखंड हो गए। अब प्रश्न 9 में दिया है कि 3 बिस्कुटों के ब्रांड X, Y, Z के पैकेटों में क्रमशः 12, 15 तथा 21 बिस्कुट हैं। कोई दुकानदार समान संख्या में ही तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदना चाहता है। समान संख्या में ही उसे प्रत्येक प्रकार के कम से कम कितने पैकेट खरीदने होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 12, 15 और 21 का लघुत्तम ले लेंगे। यहाँ पर हम इसके गुणनखंड निकाल लेंगे और समान संख्या में तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदने के लिए 12, 15 और 21 का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो हमने लघुत्तम समापवर्तक लिखा, ये आपके गुणनखंड आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंचे 60 और 7 छंग 42, 420। तो 420 वह समान संख्या होगी जो तीनों प्रकार के बिस्कुट खरीदने के लिए होगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। किसी हॉल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1125 सेंटीमीटर, 825 सेंटीमीटर और 375 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता टैप ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। तो इसके लिए हम तीनों संख्याओं का पहले एलसीएम लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो इस तरह से हमने इनको विभाजित किया और देखा तो हम महत्तम समापवर्तक यानी वो तीनों के लिए चाहिए, तो महत्तम जो समापवर्तक होगा वह 3 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 ती 15 और 15 पद 75 सेंटीमीटर का वह सबसे लंबा फीता या मापक होगा जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके। अर्थात 75 सेंटीमीटर से ए संख्या और ये तीनों संख्याएं विभाजित हो जाएंगी जो तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सकती हैं। अब एक ग्राहक दुकानदार को 100 रुपये के भुगतान के लिए 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों का उपयोग करता है। तो 5 रुपये एवं 10 रुपये के नोटों की संख्या लिखिए। अब यहाँ पर तो हमारे नोट कई तरह के हो सकते हैं, तो हमने एक प्रकार से लिखा कि 100 रुपये का भुगतान, 5 रुपये और 100 रुपये के नोटों का उपयोग। कैसा उपयोग कर रहे हैं? तो आप देखते हैं कि 5 रुपये के 4 नोट, 5 रुपये के 4 नोट एवं 10 रुपये के 8 नोट होंगे। तो अगर 5 रुपये के 4 नोट हैं तो आपके 4 पंचे 20 हो जाएंगे, और 10 रुपये के 8 नोट हैं तो 10 8 80 हो जाएंगे, और टोटल मिला के कितना हो गया? ये आपका 100 हो गया। तो 100 रुपये को हम 5 और 10 रुपये के नोटों में और भी तरीके से इसके उत्तर और भी हो सकते हैं। हम 5 के और बढ़ा सकते हैं, 10 के कम कर देंगे, या 10 का 1 अधिक कर देंगे तो 5 के हमें कम करना पड़ेंगे। इस प्रकार से इसके उत्तर और भी हो सकते हैं। अब हम प्रश्न 12वां देखते हैं। संख्या 17 और 71 अभाज्य संख्याएं हैं। हमने इसके पहले भी बताया है, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड नहीं होते, एक और स्वयं वही संख्या। तो इन दोनों संख्याओं में 2 अंक 1 और 7 हैं। तो 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म ज्ञात कीजिए। तो आप देखेंगे कि अभाज्य संख्याओं के युग्म कौन कौन से हैं? 13 और 31, 37, 73, 79 और 97। ये ऐसे युग्म हैं अभाज्य संख्याओं के जो 100 तक की संख्याओं में आते हैं। अब
अगला 13वां प्रश्न है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहे। अब हमें वह छोटी संख्या ज्ञात करना है कि इनसे हम भाग भी दे दें और हमें 7 शेष बचता रहे। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके हमने गुणनखंड कर लिए, इसके हमने एलसीएम लिया और लिखा लघुत्तम समापवर्तक बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणे 3 गुणे 5, तो बराबर कितना हो गया 180। तो 180 टोटल आया है जिसमें 7 शेष बच रहा है, तो हम 7 और ऐड कर देंगे, यानी 187 हो गया। तो हमें 187 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें 12, 18 और 30 से भाग देने पर 7 शेष होगा। अगर हम 12 से भाग देंगे तो आपका 7 शेष बचेगा, 18 से भाग देंगे तब भी 7 शेष बचेगा और 30 से भाग देंगे तो भी 7 शेष बचेगा। इस प्रकार से 187 ही वह सबसे छोटी संख्या होगी जो 12, 18 और 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा। अब आगे हम 14वां प्रश्न देखते हैं। दैनिक जीवन से संबंधित लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक का एक एक उदाहरण दीजिए एवं दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो देखो, लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटा मान होता है, लघु माने छोटा, तो लघुत्तम समापवर्त वह सबसे छोटा मान होता है जो दोनों संख्याओं से विभाजित होता है, जबकि महत्तम समापवर्त वह सबसे बड़ा गुणनखंड होता है जो दोनों के गुणनखंड में समान होता है। यही इसकी विशेषता है कि वह दोनों में समान होता है, जबकि लघुत्तम में वह सबसे छोटा मान होता है जो दोनों संख्याओं से विभाजित होता है। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं कि किन्हीं 3 संख्याओं के लिए एक लघुत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्न बनाइए। लघुत्तम समापवर्त से संबंधित प्रश्न बनाना है जो 3 संख्याओं के लिए। अब जिनके लघुत्तम समापवर्त में तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्न बनाना है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 6, 8 और 12 से भाग देने पर शेष 3 बचे। तो हमने लिखा कि 6, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्त 24 है। इन तीनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त 24 है और 24 में जब हम 3 जोड़ देंगे तो संख्या बनेगी 27। तो 27 जो संख्या है वह ऐसी संख्या है जो तीनों संख्याओं से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। जब हम 6 का भाग 27 में देंगे तो 6 चौकी 24 और 3 27, 3 शेष बच रहा है। जब 8 का भाग 24 27 में देंगे तो 8 × 3 = 24, यहाँ पर भी 3 शेष बच रहा है। और जब 12 का भाग देंगे 12 दूनी 24, तो यहाँ भी 3 शेष बच रहा है। इस प्रकार से हमने यह प्रश्न बनाया और इस वीडियो में बस इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अगले अध्याय के अभ्यास कार्य को करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।